अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि आजकल शुगर, बीपी जैसी बीमारियाँ आम हो रही हैं और हर 10 में से कम 5 से 7 लोग शुगर के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं। तो ये बीमारी जो है क्यों आम हो रही है? क्या हमारे खाने पीने की लापरवाही या फिर हम अपनी सेहत को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसीलिए बीमारी हो रही है? तो नाज़रीन, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास एक मखसूस मेहमान हैं और बहुत मारूफ डॉक्टर हैं। डॉक्टर जलगम तिरुपति राव साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मारूफ और मशहूर डॉक्टर हैं और जनाब जो हैं फिजिशियन डायबिटीज़ काउंसलर हैं। आइए नाजरीन, हम मिलकर मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। नमस्ते। बहुत खुशी हुई सर आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। थैंक यू। नाजरीन, आइए मोहतरम से जानते हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये जो बीमारियां हैं कहाँ से शुरुआत हो रही है, इब्तिदा हो रही है। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो शुगर की बीमारी है ये क्या है? क्या शुगर की बीमारी एक उम्र में पहुंचने के बाद आती है या फिर उम्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है? शुगर बोले तो ब्लड में शुगर ज़्यादा हो गए तो नाश्ता खाने से पहले से नाहर पेट से एक शुगर टेस्ट देते जी। खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद एक शुगर टेस्ट देते। सो 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा है तो नहीं तो नाहर पेट में सो टेस्ट दिए तो उसमें 126 के ज़्यादा है तो सो शुगर कंफर्म करते जी। शुगर 30 साल के अंदर आए तो टाइप 1 शुगर बोल के बोलते जी। सो 1 नंबर टाइप का है और वो बच्चों में आता। 2 नंबर का बोले तो टाइप 2 डायबिटीज़ बोले तो 30 साल का ज़्यादा लोगों में आने का चांस है। सो इंसुलिन प्रोडक्शन का पैंक्रियास बोल के है, सो उसमें प्रोडक्शन कम हो गए तो शुगर आने का चांस रहता। तो 30 साल का अंदर आए तो टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते। सो उसमें पूरा इंसुलिन प्रोडक्शन का पूरा कम हो जाता। सो ये प्रॉब्लम आने का चांस है। उसमें इंसुलिन देना पड़ता। नहीं तो टाइप 2 डायबिटीज़ 30 साल के ज़्यादा आए तो टाइप 2 डायबिटीज़ में टैबलेट्स दे सकते और इंसुलिन भी दोनों भी दे सकते उसमें जी। सो कभी भी आ सकते, वो एक उम्र ऐसा नहीं है। सो 30 साल के ज़्यादा कभी भी आ सकते वो शुगर टाइप 2 डायबिटीज़। और प्रेग्नेंट का लेड में आगे तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते जी। सो ये 3 टाइप है, पूरा टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जी। सर, शुगर की ये जो बीमारी है अब हर 10 में कम से कम 2 से 5-7 लोगों में हो रही है, मतलब ये कॉमन हो गई है बीमारी। तो इसकी असल वजह क्या है, रीज़न क्या है सर? सो शुगर आने के लिए बहुत रीजन्स है जी। सो उसमें इम्पॉर्टेंट साउथ इंडिया में मेनली आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पूरा चावल खाते जी। ज़्यादा लोग चावल ज़्यादा लेते। सो इसलिए चावल लिए तो शुगर लेवल खाना खाने के बाद ज़्यादा होने के चांस है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होता, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गए तो भी इंसुलिन कम हो जाता। सो इसलिए शुगर आने का चांस है। और टेंशन ज़्यादा है तो काम करने में, घर में और टेंशन कुछ है तो भी ऐसा शुगर आने का चांस है। ऑलरेडी घर में फादर को मदर को भी शुगर है तो भी सो जेनेटिकली आने का चांस है शुगर। सो पूरा टेंशन्स का प्रॉब्लम और जेनेटिकल प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम भी है और पोल्यूशन, ये पूरा मिलके शुगर ज़्यादा होने के चांस हो रहा है। क्या ये शुगर की बीमारी ख़तरनाक साबित हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है? हाँ, वो पूरा डेंजरस है शुगर बोले तो। सो शुगर से आंखें को इफेक्ट होने का चांस है और रेटिना बोलते, रेटिनोपैथी, सो रेटिना प्रॉब्लम आने का चांस है और नज़र कम होने का चांस रहता है इससे। और दिल में इफेक्ट हो गए तो हार्ट को सप्लाई करने ब्लड वेजल्स रहता, उसमें ब्लॉक हो गए तो हार्ट अटैक बोलते। सो वो भी प्रॉब्लम है। और किडनीज की ब्लड वेजल्स को भी प्रॉब्लम हो गए तो किडनी का प्रॉब्लम हो नेफ्रोपैथी बोलते जी। और रगो रहते ना पूरा, और रगों में इफेक्ट आ गए तो न्यूरोपैथी बोलते। सो इसलिए चिमटियाँ पकड़ लिया जैसा, नहीं तो वजन जैसा दिखते आता पैरों में। सो वो भी प्रॉब्लम है। सो ऐसा प्रॉब्लम आने का चांस रहता।
और हार्ट में नहीं तो किडनी में प्रॉब्लम है तो सो जान का खतरा भी रहता। सो उसमें से इसलिए शुगर बहुत डेंजरस है। सर बाज़ लोग क्या करते हैं, शुगर पेशेंट या बीपी पेशेंट लोग घर में घरेलू नुस्खे आजमाते हैं कि ये खाने से शुगर कम होता है, तो ऐसी सूरत में घरेलू नुस्खे आजमाना कहाँ तक सही है? सो वो यूज़ करे तो थोड़ा 5 to 10% इफेक्ट रहता, 5 से 10 तक इफेक्ट रहता, लेकिन कंपलसरी शुगर आए तो टैबलेट्स यूज़ करना जरूर है जी, और इंसुलिन यूज़ करना जरूर है। वो यूज़ करे तो भी थोड़ा इफेक्ट रहता, एक्सरसाइज करे तो थोड़ा कम होता, चावल थोड़ा कम खाए तो, और फूड हैबिट्स में थोड़ा चेंज करे तो कम होने का चांस है। लेकिन कंपलसरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने जैसा टैबलेट्स नहीं तो इंसुलिन कंपलसरी लेना जरूरी है जी। सर बाज़ लोग क्या करते हैं कि खुद सेल्फ डॉक्टर बन के अपनी तरह से कोई दवा लेते हैं, तो ये इस तरह से करना चाहिए? वो इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसा करे तो शुगर में पूरा लो भी नहीं होना और पूरा ज़्यादा भी नहीं होना। सो लो हो गए तो हाइपोग्लाइसेमी का प्रॉब्लम रहता, ज़्यादा हो गए तो और बढ़ जाके इससे पहले बोले ना, सो आंखों का नहीं तो दिल का, किडनीज का प्रॉब्लम होने का चांस है। इसलिए कंपलसरी डॉक्टर के पास जाके डोज चेंज करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सो ऐसा करे तो उनको मालूम नहीं रहता, ऐसे 1 साल तक 2 साल तक डॉक्टर तक नहीं आके सो ऐसा चेंज करे तो सेल्फ ट्रीटमेंट लिए तो सो बाद में प्रॉब्लम होने का चांस रहता। सो इसलिए ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम हो रहा है। सो कंपलसरी रेगुलरली कम से कम 1 महीने को एक बार, नहीं तो 2 महीने को एक बार, नहीं तो एटलीस्ट 3 महीने को एक बार डॉक्टर के पास जाके बताए तो फास्टिंग और पोस्ट लंच देख के और कुछ प्रॉब्लम है क्या, सो कुछ इफेक्ट्स हो रहा क्या देख के डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। सो सेल्फ ट्रीटमेंट ऑलवेज डेंजरस है शुगर में। ओके सर, बाज़ लोग क्या करते हैं, थोड़े लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास गए तो बहुत सारे दवाइयाँ लिख देते और फिर हर महीना खून कम हो जा रहा थोड़ा थोड़ा, ऐसी सोच रखते हुए डॉक्टर के पास कम से कम 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए? एक बार शुगर कंफर्म होने के बाद 1 महीने को एक बार टेस्ट करे तो थोड़ा खून लिए तो एक्चुअली ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में क्या बोलते हैं, कम से कम 3 महीने को नहीं तो 6 महीने के एक बार अपन खून दे सकते हैं। सो 250 नहीं तो 300 ml तक लेते जी और ब्लड डोनेशन में। इधर कितना दे रहे हैं, 1 ml के अंदर दे रहे हैं, वो 1 ml का है। सो एक खून दिए तो 3 घंटे नहीं तो 4 घंटे में पूरा रिवर्स आ जाता वो खून। सो मेरा खून जा रहा है इसलिए खून कम हो रहा है बोल के सोचने का जरूरत नहीं है जी। कंपलसरी 1 महीने के एक बार नहीं तो 2 महीने के एक बार टेस्ट करे तो अच्छा रहता। सो इससे इफेक्ट्स होने का भी चांस कम है। नहीं सर, और क्या करते हैं, दवाइयाँ बहुत लिख रहे, टैबलेट्स लिख रहे बोलकर वही टैबलेट्स चलाते रहते, वही यूज़ करते रहते। थोड़ा प्रॉब्लम रहता, लेकिन शुगर पेशेंट्स में शुगर का दवा देना पड़ता और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा हो गए तो कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट देना पड़ता। कभी कभी ये शुगर टैबलेट्स यूज़ करने में B12 डिफिशिएंसी नहीं तो और विटामिन्स का कम होने का चांस है, इसलिए मल्टीविटामिन देना कंपलसरी है। और शुगर से बीपी आ जाता, सो बीपी का लिए दवा लेना। सो ये पूरा देख के इतना लिखे जा रहे डॉक्टर पूरा बंद करे तो अच्छा रहता बोल के सोचते, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। और कौन सा जरूरत है वही लिखे देते, नहीं तो एक बार डॉक्टर को पूछना, सब मेरा इकोनॉमिकली थोड़ा बैकवर्ड है, कौन सा कंपलसरी है वो लिखे दे तो सब शुगर का लिए और बीपी का और कोलेस्ट्रॉल का वो 3 लिखे दे तो बस है। और दूसरा ताकत के लिए और दूसरा टैबलेट्स लिखे देना बोले तो वो जरूरत नहीं सब बोले तो डॉक्टर सही से लिखे देते जी। कंपलसरी कौन सा जरूरत है वही लिखे देते जी। सर शुगर आने के बाद बीपी आ जाना या बीपी आने के बाद शुगर आना कंपलसरी है सर? इंडिया में देखे तो शुगर पेशेंट्स को 30 to 40% में 30 से 40% तक बीपी आ रहे, बीपी का पेशेंट्स में शुगर भी आ रहा है। सो वाइस वर्सा ऐसा ज़्यादा पेशेंट्स में देख रहा है। एक शुगर आए तो शुगर से इफेक्ट ज़्यादा है और बीपी अलग है तो भी बीपी का इफेक्ट अलग है, दोनों मिले तो और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता। सो इसलिए रेगुलरली डॉक्टर को कंपलसरी चेक करना पड़ता डॉक्टर का पास जाके। सो बीपी और शुगर ज़्यादा है तो और रेटिना का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, नहीं तो किडनी का प्रॉब्लम, रगों का प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम जल्दी आने का चांस रहता, इसलिए रेगुलरली चेकअप करना पड़ता।
सर कहा जाता है कि शुगर के मरीज़ को वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, तो वॉकिंग किस हद तक अच्छा है सर? वॉकिंग करना किस हद तक अच्छा है? सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। वॉकिंग करना ज़रूरत है, कम से कम आधा घंटा कंपल्सर करना पड़ता दिन में। 5 दिन कम से कम एक हफ्ता में 5 दिन भी करे तो भी बस है। सो क्योंकि वॉकिंग करे तो दिल में हार्ट में 3 मेन विजल्स रहता। सो उसमें पूरा बाईपास आके कैपिलरीज बोलते, ज़्यादा ब्लड वेजल्स आके सप्लाई ज़्यादा होता हार्ट को। कभी कभी एक वेजल ब्लॉक हो तो भी दूसरा वेजल से ये वेजल को ब्लड आके सो हार्ट अटैक आए तो भी कम से कम 3 घंटा नहीं तो 4 घंटा टाइम रहता डॉक्टर के पास जाने तो। नहीं तो पूरा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं, कुछ भी नहीं करके ऐसा शुगर पेशेंट चावल कर रहे, सब कर रहे, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं है बोले तो उसमें हार्ट अटैक आए तो एक आधा घंटा नहीं तो घंटा टाइम भी नहीं मिलता। सो इधर फैसिलिटीज भी थोड़ा दूर है, तो फॉर एग्जांपल निजामाबाद से दूर है, जुक्कल मंडल है, मदनू मंडल दूर का मंडल है। सो उधर से निजामाबाद आने का टाइम लगता, उधर से हैदराबाद जाने का और टाइम लगता, इसलिए बीच में जान खतरा होने का चांस है। सो इसलिए कंपल्सरी वॉकिंग करे तो ब्लड वेजल्स ज़्यादा होके, सप्लाई ज़्यादा होके अपन को थोड़ा टाइम भी मिलता, इसलिए अपन एक बार सुनते जी। सो उनके हार्ट अटैक गए, आधा घंटे में मर गए बोल के बोलते। हाँ, तो समटाइम्स बोलते कभी कभी हार्ट अटैक आ गया लेकिन हैदराबाद पहुंचे तक ठीक है, वो उधर होने के बाद एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हो गया, ठीक हो गया बोल के बोलते। सो वॉकिंग करना कंपल्सरी है जी, वो हार्ट अटैक का वजह से। सर शुगर के पेशेंट को, बीपी के पेशेंट को खाने में क्या चीज़ें लेना चाहिए? तो शुगर का पेशेंट्स थोड़ा चावल बंद करना कंपलसरी है। सो चावल खाना कंपलसरी बोले तो कम से कम 2 बार में 1 बार खा सकते। सुबह में नाश्ता में चपाती लेना, शाम में भी चपाती नहीं तो कुछ टिफिन लेके, सो 2 बार में 1 बार चावल ले सकते। लेकिन चावल पूरा बंद करे तो भी और ठीक है। और बीपी पेशेंट्स थोड़ा नमक कम खाना पड़ता, नमक कम खाए तो बीपी कम होने का चांस है। और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होने का चांस रहता है शुगर और बीपी पेशेंट्स में, इसलिए थोड़ा ऑयल भी कम करना पड़ता और स्पाइसी आइटम्स भी कम करना पड़ता। सो ये कम करे तो बीपी और शुगर जल्दी कम होने का चांस है, और दवा भी डोज कम कर सकते हैं। जी सर, थायराइड ये कैसी बीमारी है और ये क्यों होती है? थायराइड बोले तो इधर थायराइड रहते जी, इधर एक लेफ्ट साइड एक लोब, राइट साइड एक लोब रहता। सो थायराइड 2 टाइप है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है। थायराइड का फंक्शन ज़्यादा हो गए तो वो हाइपरथायराइडिज्म बोलते, थायराइड का कम हो गए तो वो हाइपोथायराइडिज्म बोलते। सो हाइपोथायराइडिज्म लेडीज़ में आने का चांस ज़्यादा रहता, और प्रेग्नेंट का टाइम पे आए तो कंपलसरी एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद एक बार थायराइड का टेस्ट T3, T4, फ्री T4 TSH बोलते, वो टेस्ट करके कंफर्म करना पड़ता, नहीं तो बेबी को इफेक्ट होने का चांस है, बाद में उनका मेमोरी इफेक्ट भी होने का चांस रहता। इसलिए थायराइड फंक्शन कंपलसरी है प्रेग्नेंट का टाइम में, और लेडीज़ में भी थायराइड फंक्शन कंपलसरी है। ये ट्रीटमेंट दिए तो वेरी सिंपल है, हाइपोथायराइडिज्म बोले तो वेरी सिंपल है। दवा दिए तो 25 का नहीं तो 50 का नहीं तो 100 तक नहीं तो 125 भी दे सकते डोज। सो हाइपरथायराइडिज्म है तो एंटी थायराइड ड्रग्स है, न्यूमेरकजल बोल के वो भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट 6 महीने को एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक कर सकते हैं, 3 महीने नहीं तो 6 महीने के बाद भी जाके, शुगर जैसा नहीं रहता, इमरजेंसी नहीं रहता उसमें। सो 6 महीने तक भी वेट कर सकते हैं। सो लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में 1 महीने को एक बार कंपलसरी चेक करना पड़ता। सो जल्दी थोड़ा कंट्रोल करके तो ऑपरेशन भी करना पड़ता। सो कंट्रोल में नहीं हुए तो इधर पूरा सूजन आके एक गर्दन का आगे प्लेस में सूजन आके वो थायराइड गाइटर बोलते वो आए तो ऑपरेशन करना जरूरत पड़ता। सर ये निमोनिया, डेंगू, ये जो बीमारियां हैं क्या वबाई बीमारियां हैं? क्या वो हवा में पाई जाती हैं और सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा असर करते हैं? और सर्दी का टाइम पे निमोनिया नहीं तो आस्थमा प्रॉब्लम, COPD बोलते जी, मेनली थोड़ा मेल्स में, जेंट्स में स्मोकिंग हैबिट है तो सो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस रहता। और सर्दी भी अभी ज़्यादा है,
इससे भी थोड़ा ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस रहता। इधर एयरवेज में ब्लॉक हो जाता, नहीं तो बाहर डस्ट पोल्यूशन है तो सो इरिटेशन से भी ब्लॉक होके और सांस लेने में तकलीफ रहता। सो इसलिए इससे थोड़ा प्रोटेक्शन लेना पड़ता, सर्दी से थोड़ा प्रोटेक्शन लिए तो, और बच्चों में और प्रॉब्लम होने का चांस है। सो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, आसमा, सीओपीडी, ये प्रॉब्लम कम होने के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन लेना पड़ता सर्दी का। और मलेरिया भी बोले ना जी, मलेरिया डेंगू। सो मलेरिया डेंगू मच्छर से आने का चांस है। सो वाटर है तो बाहर वाटर स्टोरेज होते ना जी बाहर, सो वाटर स्टोरेज है तो उधर मच्छर ज़्यादा होने का चांस रहता। सो मच्छर काटे तो डेंगू, मलेरिया, ऐसा बीमारी आने का चांस है ये टाइम में और ज़्यादा है। सो इसलिए प्रोटेक्शन लेना कंपलसरी है जी। सर शुगर के मरीज़ को फिट्स आते हैं, हाथ पैर का गिर जाना, ये हो सकता है? शुगर पेशेंट्स में ब्रेन का ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो के उसमें पैरालिसिस जैसा आ गए तो इन्फार्क्ट बोलते, नहीं तो हेमरेज बोलते, सिटी स्कैन नहीं तो एमआरआई करने के बाद मालूम हो जाता। सो उससे फिट्स आने का चांस है जी। सो शुगर, और शुगर ज़्यादा हो गए तो भी आने के चांस है, शुगर पूरा कम हो गए तो भी चांस है जी। कि शुगर टाइप्स ऑफ शुगर रहते सर? हाँ, टाइप 1 है, टाइप 2 है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोले ना जी। टाइप 1 बोले तो 30 साल का अंदर आ जाता, 30 साल का ज़्यादा हो गए तो, और टाइप 2 बोलते प्रेग्नेंट का टाइम में आए तो जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो सबके लिए से एक ही दवा रहेंगी सर, या फिर अलग अलग उनके लिए डोज रहते हैं? टाइप 1 में और जेस्टेशनल प्रेग्नेंट का टाइम पे शुगर आए तो कंपलसरी इंसुलिन देना पड़ता जी। उनको टैबलेट्स नहीं चलता जी। सो कोई लोग आके उतना छोटा बच्चा है ना जी, अभी से इंसुलिन शुरू करे तो कैसा बोल के बोलते, लेकिन उनको इंसुलिन कंपलसरी है जी, इंसुलिन लेना कंपलसरी है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं ना, बड़ा लोग में आते, सो वो उसमें टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इंसुलिन भी, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। सर इंसुलिन का साइड इफेक्ट रहते सर? इंसुलिन का साइड इफेक्ट्स बहुत कम है जी। इंसुलिन यूज़ करे तो कभी कभी ग्लूकोज कम होने का चांस रहता और थोड़ा वेट ज़्यादा होने का चांस है, लेकिन उतना प्रॉब्लम तो नहीं है वो। इंसुलिन रेगुलरली यूज़ करे तो शुगर कम हो के, सो ये साइड इफेक्ट्स आने का चांस कम रहता जी। सर शुगर के मरीज़ में जो होते हैं, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, किसी का वज़न बढ़ता है, किसी का वज़न घटता है, तो क्या दोनों के लिए वॉकिंग और दोनों के लिए दवा टैबलेट्स ज़रूरी है? ये टाइप 2 डायबिटीज़ बोले ना जी, टाइप 2 डायबिटीज़ में वज़न ज़्यादा होने का चांस रहता और एक्सरसाइज कम हो गए तो भी और वज़न ज़्यादा होने का चांस रहता। चावल और नहीं तो ऑयल फूड्स ज़्यादा लिए तो भी वेट बढ़ने का चांस है, इंसुलिन लिए तो भी थोड़ा वेट ज़्यादा होने का चांस रहता, उसमें वॉकिंग करना कंपलसरी है। लेकिन कभी कभी इंसुलिन डायग्नोसिस के टाइम पे टाइप 1 में क्या होता, पूरा बार बार पेशाब जाते हो और पूरा ज़्यादा पानी पीते और ज़्यादा खाना भी खाते उन्हें, लेकिन उन्हें भी और डुबले होने का चांस रहता उसमें, क्योंकि पूरा ऐसा जाने का चांस है। सो टाइप 1 में वेट कम होने का चांस रहता, इंसुलिन दे तो ठीक हो जाता। टाइप 2 में वेट ज़्यादा होने का चांस है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स कंपलसरी वॉकिंग कंपलसरी करना। सर आखिर में आप हमारे व्यूअर्स नाजरीन को अपना कोई कीमती एडवाइस दें सर, जैसे कि शुगर के पेशेंट है या बीपी के पेशेंट है, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो खाने में क्या लें और किस तरह की एहतियात लोगों को करनी चाहिए? सो शुगर पेशेंट्स इम्पॉर्टेंट, चावल थोड़ा कम करके टिफ़िन में भी चपाती ऐसा वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए, नॉनवेज भी थोड़ा कम करके वेजिटेबल्स ज़्यादा लिए तो अच्छा रहता। वॉकिंग करना ज़रूरत है जी, कम से कम आधा घंटा कंपलसरी करना पड़ता। थोड़ा टेंशन ज़्यादा है सो भी उससे थोड़ा रिलीफ होने के लिए कुछ करना पड़ता। और बीपी पेशेंट्स नमक थोड़ा कम खाना, थायराइड पेशेंट्स रेगुलरली थोड़ा चेकअप करके डॉक्टर को बताना पड़ता। शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट वो भी, और इससे पहले बोले ना जी मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू कुछ आने का चांस रहता, इसलिए थोड़ा घर में थोड़ा क्लीन रहना। घर का बाहर में भी अभी स्वच्छ भारत बोल के सब कर रहे हैं, सो इससे करे तो थोड़ा इन्फेक्शन से कम होने का भी चांस अच्छा रहता, कम होने का चांस। और रेगुलर शुगर पेशेंट्स कम से कम 1 महीने को नहीं तो 2 महीने को एक बार कंपलसरी डॉक्टर के पास जाके बताए तो अच्छा रहता जी। सर
शुगर के पेशेंट और बीपी वगैरह के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट अगर आपसे और एडवाइस लेना चाहे, आपसे ट्रीटमेंट कराना चाहे तो सर आप कहाँ पर उनको मिलेंगे सर? सो मेरा हॉस्पिटल एड्रेस अंशुल हॉस्पिटल है और डॉक्टर हरिप्रसाद राव बिल्डिंग में है, गंगा लैब लेन में। और डॉक्टर जलगम तिरुपति राव बोल के है मैं, और शुगर को, बीपी को, थायराइड और पूरा बुखार के लिए मैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, पूरा बुखार के लिए मैं अच्छा ट्रीटमेंट करने को चांस है उधर। सो अब आना बोले तो अंशुल हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, हरिप्रसाद राव बिल्डिंग, डॉक्टर हरिप्रसाद राव ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग, गंगा लैब लेन, खलीलवाड़ी, निजामबाद। तो नाजरीन, हम मोहतरम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। मोहतरम की मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया सर कि आप आए और हमारे नाजरीन को इतनी अच्छी एडवाइस दिए हैं और अच्छी अच्छी बातों से आगाही दिए हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद बातें आपसे हमें मालूम हुई। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो नाजरीन, हम अब तक डॉक्टर तिरुपति राव साहब से बात कर रहे थे। मोहतरम फिजिशियन डायबिटीज़ के काउंसलर हैं और बेहद तजुर्बेकार डॉक्टर हैं और शुगर के मरीज़ या फिर बीपी के मरीज़ अपना सही इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और इंशाल्लाह वो बहुत ही खूब फ़ायदा भी उठाएंगे। और नाजरीन, मैं आपको बताऊं तो मोहतरम जो हैं बीपी शुगर के स्पेशलिस्ट हैं और अगर आप मोहतरम से इलाज कराएंगी, ट्रीटमेंट कराएंगी तो बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा और ये बहुत अच्छी तरह से आपको फॉलो करेंगे और आपको अच्छी एडवाइस देंगे। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह हम फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे पर। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।